हिंद दोस्तों, अवतार आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का लेक्चर ज्योग्राफी के टॉपिक्स पर बेस्ड रहेगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज चर्चा करते हैं रॉक्स के बारे में। रॉक्स मतलब चट्टान है। चट्टान यहाँ मतलब चट्टानों से क्या है, देखो भूपृष्ठ, एक होता है क्रस्ट। क्रस्ट मतलब भूपरपटी। भूपरपटी में क्या होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, जैसे हम इसको इस प्रकार से लेते हैं कि मान लो ये है क्रस्ट, और इस क्रस्ट का ये वाला हिस्सा होता है, जो ये यहाँ पे जो हिस्सा होता है, ये भूपृष्ठ कहलाता है। ये वाला हिस्सा, और ये क्या कहलाता है, ये क्रस्ट कहलाता है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं इसकी, तो भूपृष्ठ पर जो मिलने वाले जो सभी प्रकार के जो कठोर और मुलायम जो पदार्थ होते हैं, ये कठोर भी हो सकते हैं, मुलायम भी हो सकते हैं। ये कठोर और मुलायम पदार्थों को हम जो है ना रॉक्स कहते हैं। जैसे देखो, अपन रॉक्स को अगर ऑर्डिनरी लेते हैं तो अपन पत्थर, रॉक्स का मतलब अपन सीधा अर्थ निकालते पत्थर। रॉक्स पत्थर नहीं होता है अकेला। देखो, पत्थर एक रॉक्स है, बालू जो है ये भी एक रॉक्स है, मिट्टी है ये भी एक रॉक्स है, और जो डिजर्ट है वो भी एक रॉक्स है, जो परतें होती हैं वो भी एक रॉक्स है, वो भी सभी सब क्या है, वो जो जिन जिन तत्वों से मिलकर बनी है वो सब रॉक्स हैं। तो अगर इस प्रकार से बात करते हैं कि इनका जो निर्माण, मतलब रॉक्स का जो निर्माण होता है विभिन्न प्रकार के मिश्रणों से होता है, यानी इसमें कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि क्रस्ट में लगभग 110 तत्व मौजूद हैं। लेकिन इस 110 तत्वों में जो पूरे इसकी क्रस्ट की जो भूमिका रोल प्ले कर रहा है, यानी 98% भाग जो चट्टान का जो निर्माण होता है, 98% चट्टान का जो निर्माण होता है, इसमें 8 तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये 8 तत्वों को चट्टान निर्माता तत्व कहा जाता है। इनमें जो है ना, सबसे पहले हम किसको लेते हैं 8 तत्वों में, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है ना वो 47% है। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है ना ये 47% है। आप यहाँ पे देखो, प्रत्येक उसकी जो है ना हम देखेंगे, सिलिकन है, सिलिकन की जो है ना वो 28% की भूमिका है। सिलिकन, अब सिलिकन की जो है ना 28% है ये यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं इसको सिलिकन के अतिरिक्त जो बात करेंगे कि सिलिकन के बाद जो आता है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की जो है ना भूमिका 8% की होती है। ये मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ये जो है ना रॉक्स निर्माण में जो है ना 8% की रोल प्ले करता है। और इसके बाद आता है Fe यानी लोहे तत्व। लोहे तत्व जो है ना ये आपका यानी लोहा, ये 5% का रोल प्ले करता है। और इसके बाद जो है ना क्रमिक रूप से कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का नंबर आता है। तो यानी कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इन्हीं की भूमिका आती है। मतलब इतने तत्व हैं जो 8 तत्व जो मेन रोल प्ले करते हैं, तो ये 8 तत्व आते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम अगले चरण में बात करते हैं कि देखो किस प्रकार से जो ना रॉक्स का निर्माण होता है। ये तो हुए थे हमारा जो तत्व थे कि जो 100 तत्व हैं, इनमें से जो है ना केवल 8 तत्व महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। 98% जो रॉक्स का जो पार्ट बनता है वो इन 8 तत्वों से बनता है। तो अब बात करते हैं खनिजों की। तो देखो खनिज हमारे पास बहुत सारे खनिजों की खोज हो चुकी है। लगभग ये माना जा सकता है कि क्रस्ट में लगभग 2000 से भी अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन इन 2000 से अधिक प्रकार के खनिजों में 24 प्रकार के खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो चट्टान का निर्माण करते हैं। इन 24 खनिजों में भी 6 खनिज ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन 6 खनिजों में हम देखते हैं, पहला जो खनिज है वो फेल्सपार है। इसको हम देखते हैं फेल्सपार, ये पहला खनिज है। इसके बाद जो है ना दूसरा खनिज की बात करते हैं तो क्वार्ट्स है। क्वार्ट्स से आप परिचित रहे होंगे, ये क्वार्ट्स है। और अगर इसके बाद जो है ना हम खनिज की बात करते हैं तो पायरोक्सिस है, एम्फीबोल्स है, यानी पायरोक्सिस, एम्फीबोल्स, पायरोक्सिस है, एम्फीबोल्स है, अभ्रक है और ओलिविन है। यानी अभ्रक और ओलिविन है, ओलिविन है। इन ये 8 प्रकार के जो है, ये 6 प्रकार के जो खनिज होते हैं, ये 6 प्रकार के खनिजों का महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है इस रॉक्स के निर्माण में। अगर हम बात करते हैं निर्माण विधि के अनुसार चट्टान कितने प्रकार की होती है, तो निर्माण विधि के अनुसार जो है चट्टान 3 प्रकार की होती है।
तीन प्रकार, देखो इन तीनों प्रकारों को हम जानते हैं। पहले है हमारा इग्नियस सील, मतलब आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान है। इसके बाद जो है ना एक आग्नेय चट्टान, और इसके बाद जो दूसरा है हमारा दूसरा प्रकार जो है वो अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान यानी इसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और जो तीसरी प्रकार की है रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान को बोलते हैं मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहां पे देखते हैं हम सबसे पहले आग्नेय चट्टान की बात करते हैं कि आग्नेय चट्टान क्या। देखो जब कोई मैग्मा ठंडा होता है ठंडा होता है तो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। जैसे पथरा जो होता है चट्टान मतलब जिसे अपन पठाल बोलते हैं, या पथरा जो निकलता है, बुंदेलखंड तो इससे भरा हुआ है। जब वो लावा ठंडा होता है तो वो जो है ना पत्थर सा बन जाता है, पठाल बन जाती है। और जहां क्रेसर वगैरह लगती हैं तो पत्थर को काट के इस टाइप से आप समझ सकते हैं, तो वो इग्नियस सेल होती है। इग्नियस सेल का जो लावा है वो ठंडा हो जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो इस प्रकार का रूप धारण कर लेता है, तो उसे जो है अपन इग्नियस सेल कहते हैं। इग्नियस सेल में क्या खास बात होती है, देखो लावा का टेम्परेचर आप देख रहे हैं, जहां लावा होता होगा उसका टेम्परेचर, मतलब जैसे पृथ्वी की कोर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 5000 डिग्री सेल्सियस में कोई जीव जंतु के अवशेष मिल सकते हैं? आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि 5000 डिग्री सेल्सियस में वो जीव जंतु के अवशेष जल के जो है ना नष्ट हो जाएंगे और वो लावा में तब्दील हो जाएंगे। और इसके बाद जब जो लावा जो है ना जमेगा तो वो पत्थर बन जाएगा। तो ये कहते हैं अपन कि इग्नियस सेल में जो है ना वो अब जीवाश्म यानी फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वो लावा का ठंडा होना है, लावा ठंडा जब होता है उससे उसका निर्माण होता है। तो और इसके बाद जो है ना जो इग्नियस सेल्स होती है, मतलब जो आपकी आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान पे अब वो बालू में या धूल कण में कैसे बदलती है, तो आप देखते होंगे कि इसमें भौतिक रासायनिक और यांत्रिक जो प्रभाव पड़ता है उससे जो है ना भौतिक रासायनिक और आंतरिक प्रभाव से इसका अक्षय अपर्दन होता है, इरोजन होता है। इरोजन होता है तो फिर ये जो है ना छोटे छोटे कणों में टूट के नीचे गिर जाती है, हवा के द्वारा या अन्य चीजों के द्वारा बहा ले जाती है। हम ये मान के चलते हैं कि रासायनिक पदार्थों या रासायनिक प्रोसेस का इग्नियस सेल पे प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन अन्य की अपेक्षा कम पड़ता है, लेकिन भौतिक और आपका यांत्रिक प्रभाव इस पे काफी पड़ता है। देखो एक प्रकार से देखोगे, जब सर्दी के दिन आते हैं तो टेम्परेचर घट जाता है। टेम्परेचर घट जाता है तो वस्तु अपना आयतन से कोड़ लेती है, और जब पत्थर वगैरह ये सब अपना आयतन से कोड़ेंगे तो छोटे छोटे कण जो है ना जरूर टूट के नीचे गिरेंगे। जब गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता होगा, आपको फील नहीं होगा लेकिन बढ़ता होगा। अगर उसका थोड़ा सा भी आयतन बढ़ता है तो वो जो क्या है छोटे छोटे कण जो है ना वो टूट के नीचे गिरेंगे, हवा उसे बहा के ले जाएगी, या पानी गिरेगा तो पानी उसे बहा के ले जाएगा। जब चट्टान पर पानी की बूंद पड़ती है तब भी एक छोटा सा टुकड़ा टूटेगा और वो बह जाएगा, और इसके बाद जो है ना वो मिट्टी बन जाता है, धूल मिट्टी बन जाता है। और भौतिक जब कोई पठाल होती है उस पर जब जो है ना कोई हवा चलती है तो हवा से उसके कण टूटते हैं, कोई व्यक्ति चलता है, जानवर चलते हैं या ऐसा कुछ होता है तो ये भौतिक रूप से जो है ना ये जो सूर्य का प्रकाश पड़ना इस प्रकार से जो है ना ये सब भौतिक रूप से भी उनका क्षरण होता है, इरोजन होता है, उसके बाद उनका अपर्दन हो जाता है, और इसके बाद जो है ना वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसी से हमारी मिट्टी का निर्माण होता है। इन्हीं चट्टानों के क्षरण से जो है ना हमारी मिट्टी का निर्माण होता है। तो इन पर जैसा कि मैंने बताया रासायनिक का कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन भौतिक और यांत्रिक विधियों का इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी क्रस्ट का 90% भाग में, देखो संपूर्ण क्रस्ट के 90% भाग में जो है ना इग्नियस रॉक्स है। यानी जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि मान लो ये क्रस्ट है, आपकी ये क्रस्ट है, तो इसका जो 90% भाग है इसमें इग्नियस रॉक्स है। तो आपने देखा होगा बहुत बड़े भाग पे जो है पत्थर मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे मिट्टी है इसके नीचे हमें जो मिलता है रॉक्स ही मिलती है, चट्टान मिलती चली जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कभी ठंडी हुई होगी, जब ठंडी हुई होगी तो सॉलिड फॉर्म बना होगा, उसी का क्षरण हुआ तो जो मिट्टी पिट्टी बन गई। जहां ऊंचा बच रहा तो वो मिट्टी जो है ना या नीचाई की ओर चली गई, और इसके बाद जो है ना वहां पे मिट्टी बना दिया। तो आपने देखा होगा जितने ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पे आपको मिट्टी कम मिलती है, लेकिन जो नीचे वाले क्षेत्र मैदानी क्षेत्र जैसे गंगा का मैदान देखते हैं तो देखो पूरे हिमालय का क्षरण होकर आई मिट्टी वहां पर बिछ गई तो कितना बड़ा गंगा का मैदान बन गया। इस प्रकार से तराई वाले क्षेत्रों में हमने देखा होगा मिट्टी इट्टी पड़ी रहती है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हम देखते हैं पहाड़ों पर वहां पर पत्थर पड़ रहते हैं तो उनका भी क्षरण नहीं हुआ है। धीरे धीरे उनका क्षरण होता चला जाता है, बरसात में कण नीचे चले जाते हैं तो वो जो नीचे का तल है वो ऊपर उठता चला जाता है, मिट्टी ऊपर भरती चली जाती है, उठता चला जाता है। इस प्रकार से जो है इसका क्षरण होता है। अगर बात करते हैं संरचना की दृष्टि से तो आग्नेय चट्टान की संरचना की दो प्रकार होती है। देखो संरचना की दृष्टि से दो प्रकार होती है, इसको बिल्कुल बहुत आसानी से समझना है। ये टॉपिक जो है ना बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेट होते हैं।
तो अब आता है संरचना की दृष्टि से। संरचना की दृष्टि से मतलब होता है दो प्रकार की। एक तो होता है आंतरिक आग्नेय चट्टान, इग्नियस सेल, आंतरिक इग्नियस सेल, ठीक है ना। और दूसरा होता है बाह्य इग्नियस सेल, ये होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब बात करते हैं कि मतलब संरचना की दृष्टि से जो है ना, वो इग्नियस सेल को डिवीजन कर रहा हूं, दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक या अंतर्निर्मित, और दूसरा होता है आपके बाह्य निर्मित या बाहर जो हुआ है। तो अगर आंतरिक की बात करते हैं कि आंतरिक में कैसा होता है, तो आंतरिक में हम देखते हैं कि एक अंतर्निर्मित होता है। एक अंतर्निर्मित में क्या होता है कि पातालीय होता है एक, और पातालीय मतलब देखो, अगर इसको बात करते हैं अंतर्निर्मित या आंतरिक सेल में, तो आंतरिक सेल में हमने ये ले लिया पातालीय। पहला है पातालीय। पातालीय का मतलब होता है, पाताल कहते कहां गए थे, बोले पाताल में गए थे। पाताल मतलब गहराई में, गहराई में मतलब गहरे जो बन जाए। अब गहरे कहां बनेगी, तो देखो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अगर यहाँ पे कोई चट्टान बन जाती है गहराई में, तो स्वाभाविक है क्रस्ट का हिस्सा ये है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ये हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई रॉक्स का निर्माण हो रहा है, तो ये तो जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर जब कोई लावा जम जाएगा, यहाँ पे उसका निर्माण होगा, तो इसका जो ठंडा होने की गति होगी वो धीमी सी होगी। जब ठंडा होने की गति धीमी होगी, तो ऐसी स्थिति में जो रवा होगा, रवेदार चट्टान होती है इग्नियस सेल, रवा होगा वो बड़ा होगा। और जब रवा बड़ा होगा, धीमे धीमे ठंडा होगा, रवा बड़ा होगा, तो ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण करता है ये। यानी ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण कब होता है, जब मैग्मा जमीन के अंदर जम जाता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो ग्रेनाइट का निर्माण करता है, और ये बड़े रवेदार होता है। और यहाँ पे दूसरी आती है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती का मतलब होता है कि इसे पाताल लोक से ऊपर हो, मतलब इस जो गहराई थी, इस गहराई से ऊपर हो, मतलब यहाँ कहीं फंस जाए वो, यानी ऊपर की तरफ। तो यहाँ जो मध्यवर्ती है, मैग्मा जो दरारों या छिद्रों में फंस जाएगा। तो अब देखो मैग्मा मध्यवर्ती भाग में, जैसे ये आपकी ऊपर का हिस्सा है, अब कहीं दरारों में ये मैग्मा फंस गया, ये मैग्मा दरारों में फंस गया, इस प्रकार से मैग्मा फंस गया, इस प्रकार से। तो इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, एक एक प्रकार में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप समझने से पहले तो ये बात समझिए कि जमीन के अंदर है। हो सकता है कि ये कुछ सालों के बाद, या 10-50-100 सालों के या 500 सालों के बाद भी है ना, 1000 साल के बाद ये क्षरण होता जाए इस मिट्टी का, और ये जो है ना ऊपर निकल आए, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो है ना, हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कई आकृतियां होती है, कई प्रकार की आकृतियों में हमें मिलता है। पहली इसकी आकृति होती है लेकोलिथ। लेकोलिथ का मतलब होता है उत्तर ढाल। जैसे ये मान लो ये आपकी क्रस्ट थी, अब इसमें कोई अगर मैग्मा ऐसे उत्तल ढाल में, ऐसे उत्तल ढाल बना के और इस प्रकार से जम जाए, तो इसे अपन बोलते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। मतलब इस प्रकार से उत्तल ढालनुमा संरचना में, छतरी जैसी संरचना में अगर जम जाए, तो इसे बोलते हैं लेकोलिथ। दूसरा आता है लोपोलिथ। लोपोलिथ का मतलब होता है कोई मैग्मा अगर अवतल ढाल में जम जाए। ये देखो अवतल ढाल में, तो ये हो जाएगा लोपोलिथ। अब लोपोलिथ हो गया, यानी ये अवतल ढाल में जम गया, तो इसे बोलते हैं लोपोलिथ। तीसरा जिसका जो होता है वो आता है फेकोलिथ। फेकोलिथ का मतलब होता है, देखो हमारे पर्वत जो है ना, मोड़दार पर्वत होते हैं। ये मोड़दार पर्वतों में ये एक अपनति होती है, एक ये अवनति होती है। इसको बोलते हैं हम अपनति, मतलब ऊपर की ओर जाने वाला कोण। नति माने होता है एंगल, अपनति इसको बोलते हैं अपन अवनति। अवनति नीचे की ओर आने वाला कोण, यानी ये ढलान ऊपर की ओर जाती है, ढलान नीचे की ओर, तो ये जो नीचे की ओर जाती है इसे अवनति बोलते हैं, ऊपर की ओर जाती है जो अवनति होती है। अगर कभी कोई लावा इन मोड़दार पर्वतों में इनके अवनतियों में यहाँ पे जम जाए या यहाँ पे जम जाए, अपनति में जम जाए या यहाँ पे जम जाए, ऊपर न निकल पाओ, यहीं पे धीरे धीरे ठंडा हो जाए, तो इस प्रकार के इसको जो है ना हम बोलते हैं फेकोलिथ। इसको हम बोल देते हैं क्या, फेकोलिथ। आप मेरी बात को समझ गए, ये फेकोलिथ होता है। फिर इसके बाद जो है ना, इसका जो चौथा पार्ट होता है वो सिल कहलाता है। सिल का मतलब होता है इस पृथ्वी के अंदर, देखो इस पृथ्वी के अंदर जो है ना, जैसे मैंने ये निकाला, इस पृथ्वी के अंदर अगर सिल का मतलब बोले क्या है, बोले सिलबट्टा है। सिलबट्टा मतलब क्षैतिज सीधा है, सिल वही सिल है जो आप समझते हैं। तो सिल का मतलब होता है कि अगर कोई यहाँ पे क्षैतिज रूप से इस प्रकार से लावा जम जाए, इस प्रकार से अगर लावा जम जाता है तो इसे बोलते हैं अपन सिल। और अगर कोई लावा ऐसे जम जाए, खड़े रूप में ऐसे जम जाए, तो इसे बोलते हैं हम डाइक।
डाइक, ये 5 प्रकार की होती है जो मध्यवर्ती चट्टान होती है। अब देखो मैंने आपको बताया था ये अंतर्निर्मित चट्टान है, इग्नियस शेल की अंतर्निर्मित, अंदर जो बन रही है। तो मैंने 2 प्रकार की बताई थी, इसमें एक पातालीय बताई थी। पातालीय मैंने आपको बताया था, पातालीय का मतलब क्या था, प्लूटो से इसका नाम रखा गया। प्लूटो एक यूनानी देवता थे, अभी हैं, और उन्हीं देवता के नाम पे, प्लूटो के नाम पे जो है ना ये पातालीय रखा। ये बड़े रवेदार होती है पातालीय, जमीन के अंदर काफी गहराई में होती है, धीमे धीमे ठंडी होती है, ग्रेनाइट का निर्माण करती है। दूसरा आता था मध्यवर्ती, मध्यवर्ती में जो दरारें या छिद्रों में जो भूमि की दरारें या छिद्रों में या उनमें फंस जाता है लावा, और उसके बाद अपर्दन और उसका क्षरण होता है तो फिर वो मिट्टी बन जाता है। वैसे ही तो यहाँ पे जो 5 प्रकार का था, एक था लैकोलिथ यानी उत्तल ढाल वाला, दूसरा था लोकोलिथ यानी अवतल ढाल वाला, तीसरा था फैकोलिथ, फैकोलिथ मतलब अवनति और अपनति पे जमने वाला लावा और वहां पे ठंडा होने वाला। दूसरा था, अगला था सिल, सिल का मतलब होता है सिल ऐसे सीधे क्षैतिज जमने वाला, और दूसरा अगला था डाइक यानी लंबवत जमने वाला। 5 प्रकार अपनी समझ में आ गए। अब देखो डाइक अपन समझते हैं, डाइक का मतलब होता है परपेंडिकुलर, लंबवत, सिल का मतलब होता है क्षैतिज, ये तो ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। अब आता है बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान का मतलब होता है वो लावा जो जमीन के बाहर निकल आया है। जो लावा जमीन के बाहर निकल आया है तो वो ऐसी जमीन पर फैलता चला जाएगा, और जब वायु की राशि और पानी यानी ग्रेगॉस पे इसके संपर्क में आएगा क्लाइमेट के, तो तेजी से ठंडा होगा। जब वो तेजी से ठंडा होगा तो वो पठाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पठाल। तो वो छोटे रवेदार होगा। छोटे रवेदार होगा तो बस आप समझ सकते हैं, इस छोटे रवेदार इस रॉक्स से, जब इस रॉक्स का इस प्रकार की बाह्य निर्मित चट्टानों का जो क्षरण होता है, अपरदन होता है, तो जब इनका इरोजन होता है तो इनके इरोजन से बेसाल्ट रॉक्स का निर्माण होता है, और बेसाल्ट रॉक्स के जब क्षरण होता है तो इस प्रकार से जो है ना काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा कहा जाता है। तो ये आपका था क्या, ये आपका था आपका पूरा रॉक्स का सिस्टम। रॉक्स में कितने तत्व होते हैं, कितने खनिज होते हैं, किन तत्वों की क्या भूमिका है, किन खनिजों की क्या भूमिका है, और निर्माण विधि के आधार पर जो है ना रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। उस 3 प्रकार में मैंने आपको इग्नियस सेल को बताया था। अभी इग्नियस सेल में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इग्नियस सेल अंतर्निर्मित होती है, बाह्य निर्मित होती है। अंतर्निर्मित में क्या होता है, बाह्य निर्मित में क्या होता है, ये पूरे प्रोसेस को जो है ना कॉपी पे नोट डाउन करो। इसके बाद जो है ना आप इसे पढ़ने की कोशिश करो, इसे समझने की कोशिश करो, तो रॉक्स आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अगले चरण में आपको अपसादी और रूपांतरित चट्टानों को बताऊंगा। For important updates, you can join us Facebook, Instagram, WhatsApp and Telegram. Links provided in the descriptions. Thank you.